हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लेकर आए हैं सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो पेपर था सेकेंड एजुकेशन डिपार्टमेंट 2022 का, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल 2023 को। और इसका आंसर की जारी हुई थी फाइनल 24/1/2025 को। तो हम देखते हैं आज के इस पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किससे नियुक्त किया गया? जो मत्स्य संघ बनाया गया था 18 मार्च 1948 को। तो इसका जो राज प्रमुख था वो उदयभान सिंह था, और जो उपराज प्रमुख बनाया गया था वो तेज सिंह को। किसको बनाया गया था? तेज सिंह को। और राजधानी भी क्या थी? अलवर। क्या बनाई गई थी? अलवर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा के संस्थापक कौन थे? ये कल मैंने आपको करवाया था, मैकेनिकल के जो पेपर सोल्व करवाया था उसमें। जो संत दरियाव जी थे ये रेंट से संबंधित है। रामचरण जी एक खेड़ पास, ये शाहपुरा से थे, भीलवाड़ा। और हरिराम दास जी ये थे सिंगथल। कहाँ से? जयपुर से। क्वेश्चन नंबर 3, 1921 की चांद खेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? 1921 से 1923 का मध्य हुआ था बेंगू किसान आंदोलन, और चांद खेरी की जो घटना हुई थी ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? बाबा हरिश्चंद्र, दाऊद दयाल, या इसको अपन बोल देंगे दाऊद। तो दाऊद तो हो ही नहीं सकता है आजाद मोर्चा का नेता। तो इसका आंसर क्या होगा? दाऊद दयाल। रामकरण जोशी भी थे और गुलाब चंद कासलीवाल भी थे। जो आज़ाद मोर्चा का संबंध है जयपुर से। किससे है? जयपुर से। तो बाबा हरिश्चंद्र इसमें थे, रामकरण जोशी इसमें थे, और गुलाब चंद कासलीवाल इसमें थे। कौन नहीं था? दाऊद नहीं था। याल को हटाते तो दाऊद, तो दाऊद इसमें नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, देलवाड़ा का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? वो बनाया गया था विमल शाह। किसके द्वारा? विमल शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? गले में। कहाँ पर पहना जाता है? गले में। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है वो नृत्य है वालर। और वालर नृत्य है गरसिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? ईश्वर विलास महाकाव्य ये लिखा था कृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा था? कृष्ण भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगा। यानी कि एक व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल रह सकता है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा 156 के तहत। और राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो यह अधिनियम आया था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस अधिनियम के द्वारा जो मंत्रिमंडल होगा, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, उसकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी और 12% से कम
12 से कम नहीं होगी। जो संख्या होगी मुख्यमंत्री और मंत्री सहित 12 से तो कम नहीं होगी। किससे? 12 से तो कम नहीं होगी और 15% से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर कौन से अनुच्छेद के तहत है? यह अनुच्छेद 164 का है। किस मूल्य के? अनुच्छेद 164 के। दोस्तों ध्यान रखना है, अनुच्छेद 164 का, या एक इसको बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन। कब? 2003 के तहत, अधिनियम के तहत यह है कि जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिपरिषद होगा, मुख्यमंत्री सहित उनकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी और उनकी संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 199 के उपखंड कैसे उपखंड 6 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड का अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। यह भी सही है। एक दोनों सत्य है। पहला। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई है। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया है। तो एक एवं दोनों सत्य है। जो राजस्थान राज्य सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। कब की गई थी? 1949 में। और जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस है, ये 1949 में किया गया था। तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। गलत। ये 1952 में नहीं की गई थी, ये 1949 में ही की गई थी। तो पहला गलत है यहाँ पर। 1949 कब की गई थी? 1949 में। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किए गए। ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राज प्रमुख के द्वारा। किसके द्वारा थी ये? राज प्रमुख के द्वारा। जो राज प्रमुख का पद होता है उसके द्वारा। राज प्रमुख। तो 1 नवंबर 1956 को इसको राज्यपाल नाम दिया गया था। तो कथन 1 एवं दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? धारा 22। कौन सी? धारा 22। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करें। श्री कृष्णपुरी, श्री के.एन. सुब्रमण्यम, श्री बी.जी. राव और श्री भगत सिंह मेहता। तो इसका आंसर होगा CABD। यानी कि सबसे पहले कौन था? श्री बी.जी. राव। फिर कौन था? श्री कृष्ण। फिर कौन था? श्री के.एन. सुब्रमण्यम। और लास्ट में आएगा श्री भगत सिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा को उल्लेख किया गया है? ग्राम सभा की जो परिभाषा है वो 243 ख में है। भाई 243 के में तो ग्राम सभा होगी, लेकिन उसमें परिभाषा नहीं है। 243 ख में क्या दी गई है? परिभाषा। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? जो 15वीं विधानसभा थी इसके प्रोटेम स्पीकर थे गुलाबचंद कटारिया। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का
प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? वह है 189(3). क्वेश्चन नंबर 19। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ये करंट अफेयर के कोई मतलब नहीं है, इनको अपन छोड़ेंगे क्योंकि इनके एग्जाम में रिपीट होने का कोई चांस नहीं है, करंट अफेयर वाले। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? इस समय कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता थे, लेकिन अब ये नहीं है। जो वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो है ML लाठर। कौन है? ML लाठर, मतलब मोहनलाल लाठर। कौन है? मोहनलाल लाठर। ये पहले DGP भी थे, मोहनलाल लाठर, ध्यान रखना है। 28वां अपन छोड़ते करंट अफेयर वाला। हाँ, 29वां। विश्व के निम्नलिखित महासागरों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, आप लोग जानते हो, यानी कि B2 में है। ए वाला कट कर दो कि ये भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, या तो दूसरा होगा, चौथा होगा प्रशांत महासागर। तो उसके बाद है कौन सा? अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन सा? अटलांटिक महासागर। तो आपका आंसर यही मिल गया है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और इंडियन महासागर और आर्कटिक महासागर। 1 2 3 4 B D C A। क्वेश्चन नंबर 30 भी एक अच्छा प्रश्न है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या के हिसाब से आरोही क्रम में है? कम, ज़्यादा, ज़्यादा फिर ज़्यादा। बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 31। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या होती रहती है? जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें जो पछुआ पवनों की जो दिशा होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी करंट अफेयर का छोड़ेंगे, करंट अफेयर अपन छोड़ेंगे। हाँ, 34। तो आपको शिखर बताना और इसकी ऊंचाई बतानी है। इक्वेशन गलत है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल नीनो से संबंधित नहीं है? यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। ये एक सक्रिय गर्म समुद्र जल जा रहा है? बिल्कुल है। ये चक्रवर्ती मौसम को जन्म देती है? ये नहीं है, तीसरा नहीं है। ये कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है? तो आंसर होगा तीसरा। भारतीय मानसून को प्रभावित करती है? बिल्कुल सही है। सक्रिय गर्म समुद्र जलधारा है? बिल्कुल सही है। और ये कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है? ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? झेलम को होता है, चिनाब को होता है, रावी को होता है। सतलज का नहीं होता है। सतलज तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, राकस तालाब है ना, राकस ताल है, वहाँ से होती है। कौन सा? राकस। कौन सा है? राकस। मानसरोवर, मानसरोवर चीन। क्वेश्चन नंबर 37। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है? कि इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है? वह है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। 38। जरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। जरिया कोयला खान कहाँ पर है? झारखंड में। जरिया झारखंड। जय 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 जय, जरिया झारखंड।
क्वेश्चन नंबर 39। कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों एमएसपी के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों के हेतु आयोग सीएससीपी कतिपय कारकों पर विचार करता है। निम्न से कौन सा उन कारकों में सम्मिलित नहीं है? उत्पादन लागत देखता है, बिल्कुल सही है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखता है, ये भी देखता है कि कितना पैसा लगा है, घरेलू में कितनी कीमत और अंतर्राष्ट्रीय इसमें कितनी कीमत है। पिछले 3 वर्षों का न्यूनतम समर्थन मूल्यों का औसत ये नहीं देखता है। और मांग पूर्ति की दिशा ये तीनों देखता है, बट क्या नहीं देखता है? पिछले 3 वर्षों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? कौन देखता है? सीएससीपी। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीन आर्थिक नीति 1991 में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा है। बिल्कुल, जो निजीकरण की शुरुआत हुई है वो 1991 में हुई है। विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता है। बिल्कुल, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा उद्योग 8 मूल कोर उद्योगों के सूचांक सीआई में सम्मिलित नहीं है? खाद्य है, कोयला है, सीमेंट है, होटल और परिवहन ये नहीं है। निम्न में से कौन सी वस्तुओं का भारत निर्यात विश्व निर्यात के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में सर्वाधिक रहा है? चावल। इंडिया ने क्या है? चावल। दक्षिण भारत में चावल ही चावल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प भरें। भारत वर्ष 2020 में 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातित देशों में सम्मिलित रहा। बिल्कुल सही है। वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र भारत में आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का सर्वाधिक प्राप्त करता है। ये भी सही है। कोविड के कारण सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मूल्य संवर्धन जीवी में हिस्सा वर्ष 2020-21 में 50% नीचे गिर गया। ये गलत है, तो इसका आंसर होगा ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई है? 1861, 18 क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल होता है ये अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 का संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन है? पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है, 1919 में। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ये भी सही है। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों को बहुमत कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया। गवर्नर जनरल को विधानमंडल का प्रति उत्तरदायी बनाया गया। यह गलत है, तो आंसर कौन सा होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की घोषणा कर सकता है? 102। क्वेश्चन नंबर 47। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति के सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया है? लाहौर। 48 का बहुत शानदार क्वेश्चन है एसएससी के अकॉर्डिंग। 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? कि 14-15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? वो क्या था? हंसा मेहता ने। किसने किया था? हंसा मेहता ने। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का
अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अधीन मूल अधिकार है। मूल अधिकार बताया था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) मूल का अधीन मूल अधिकार है। तो जब तभी चला था हर घर तिरंगा। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। क्वेश्चन नंबर 50। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। बिल्कुल। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सही है। अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। यह गलत है। 39 के में दिया गया है समान वेतन। क्या दिया गया है? समान वेतन। महिला पुरुष को समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यह भी सही है। दूसरा गलत। तो इसका होगा ए, है ना। फर्स्ट और थर्ड दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी? बिल्कुल है। अनुच्छेद 357 ग 357 फर्स्ट ग 52। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी? बिल्कुल जांच नहीं की जा सकती अनुच्छेद 74(2) के तहत। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात अपने पद धारण करेंगे। ये भी सही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यह गलत है। यह अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि जो मंत्रिमंडल होगा ये लोकसभा के प्रति क्या उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा ए। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंतस्थापित किया गया है? ये किया गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 97। क्वेश्चन नंबर 54। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस पैरा में उल्लिखित है? यह पैरा 6 किस में है? पैरा 6। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अस्पष्ट उल्लिखित नहीं है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। यह भी सही है। विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालन करना, ये नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा। देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। क्वेश्चन नंबर 56। पंचशील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, जो पंचशील का सिद्धांत है, हिंदी चीनी बाय बाय, चीन और भारत के बीच में था। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना बिल्कुल सही है। एक दूसरे का सम्मान कर, अखंडता, प्रभुत्व, किसी पर आक्रमण नहीं करना, दोनों राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों राष्ट्रों द्वारा सामूहिक सुरक्षा के अवदानों को स्वीकार करना, ये उसमें नहीं था। एक दूसरे का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, बिल्कुल नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह पंचशील के सिद्धांत में प्रमुख था। बात करते हैं 57। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, बिल्कुल सही है। नागरिकों के सम्मान और अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावनाओं को मजबूत करना, ये भी सही है। इसके सभी सदस्य सार्वभौम सम्मान है, ये भी बिल्कुल सही है। सम्मान नहीं, पहला और दूसरा दोनों सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, नागरिकों के सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावनाओं को मजबूत करना, इसके सभी सदस्य सार्वभौम सम्मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58। एक तरफ सुरक्षा परिषद है और अध्यय है, तो सुरक्षा परिषद, जो सुरक्षा परिषद अध्यय 5 में, किसमें है? 5 में है। सदस्यता अध्याय 2 में, किसमें? सदस्यता अध्याय 2 में है। और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा 6 में, और आर्थिक और सामाजिक परिषद ये 10 में है। तो इसका आंसर होगा पहला। अब साइकोलॉजी मनोविज्ञान आ चुकी है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, इसका आंसर ये होगा। शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 60। शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा किसने दी गई है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, मतलब बुढ़ापे तक के सीखने का अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा दी है क्राउडन ने। किसने दी है? क्राउडन ने। क्वेश्चन नंबर 61। पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण। क्या कहता है? आत्मसातकरण। क्वेश्चन नंबर 62। विकास अनुदैर्ध्य दिशा सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है। विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? सिफेलोकोडल, यानी कि मस्तक को 2 मुखी। सिफेलोकोडल एक बिल्कुल सही है, यानी कि विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 63। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्णय करते हैं, गलत का निर्धारण करते हैं। ये नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं? कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। ये नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं? यह पूर्व परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 64। स्किनर के संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत का अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? सतत, कंटिन्यू नहीं, परिवर्तनशील नहीं, निश्चित अनुपात, निश्चित अंतराल। तो निश्चित समय में, तो निश्चित अंतराल के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे निश्चित समय, निश्चित अंतराल। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। बिल्कुल, जो अधिगम होता है उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्यपूर्ण क्रिया है या निर्देशित होता है, बात एक ही है। अधिगम समायोजन में सहायक है। बिल्कुल है। अधिगम अस्थानांतरणीय है। भाई स्थानांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर इसको अपन कर सकते हैं। अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तीसरा, यह अधिगम का सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रस्तुत अनुकलन में प्रयुक्त तंत्र है? निम्नलिखित में कौन सा क्रिया प्रस्तुत अनुकलन में प्रयुक्त तंत्र है? 66, तो वो है रूपन, शेपिंग, उसको शेप देना। जिन पियाजे ने बताया, ये स्किनर वाला है ना, स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत।
क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रशिक्षण विद्या है? वाक्य पूर्ति है और समाजमिति, शब्द साचर्य, कर्म निर्धारण, मापनी। तो इसका होगा वाक्य पूर्ति और शब्द साचर्य, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 68, जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी व्यक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्धि करने का प्रयास किया जाता है तो यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है तर्क संगतिकरण। 68 में 1 तर्क देना। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है मनोदैहिक तंत्र का। किसका है? मनोदैहिक तंत्र का। जो आलपोर्ट के अनुसार है व्यक्तित्व का गत्यात्मक संगठन क्या है? मनोदैहिक तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की विमाओं और उसके तत्वों का से मिलान नहीं है? विषय वस्तु प्रतीक, बिल्कुल सही है। विमाएं क्या हो गया? विषय वस्तु, और तत्व क्या है? प्रतीक। संक्रिया मूल्यांकन, बिल्कुल सही है। उत्पाद और अर्थगत, ये नहीं है। संक्रिया संज्ञान, ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है आर्मी अल्पा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? परिणाम परीक्षण है, अप्रचलित उपयोग परीक्षण है, नवीन संबंध परीक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है? पूछना और अनुमान लगाना, ये नहीं है मेहंदी बाकर वाला। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरक निम्नलिखित में से कौन से एक प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है? अंतर्जात, सार्वभौमिक, जन्मजात और अर्जित। तो अर्जित। कौन सी नहीं है? अर्जित। अंतर्जात, जन्मजात, सार्वभौमिक होती है लेकिन अर्जित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? है ना, एनडीआई आप जानते हो, आप चाहो तो इधर देख लो, एनडीआई तो इमोशन नहीं है। कौन सा नहीं है? संवेग नहीं है। अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? संवेग नहीं है। एनडीआई ड्राइव होता है, मतलब एन नीड होता है, इंसेटिव होता है, ड्राइव होता है, इमोशन नहीं होता है। किसमें? मोटिवेशन में, चक्र में। क्वेश्चन नंबर 75, एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की, खेलों में रुचि औसत स्तर की तथा सृजनात्मक निम्न स्तर की है। यह एक उदाहरण है। किसका है ये? तो अपन कह सकते हैं अंत व्यक्तित्व विभिन्नताओं का। इंट्रा वाला, इंटरनी इंट्रा वाला। कौन सा है? इंट्रा वाला। इंग्लिश में देखना, इंटर इंट्रा में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ग त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु उपाय है? प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले, अपचारी, अधिगम। वर्ग त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाला बालकों के शैक्षिक विकास हेतु उपाय है? ये कौन सा बालक? प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा कथन अभिवृत्ति के संबंध में सही नहीं है? अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का प्रति अनुक्रिया की मानसिक तत्परता है, बिल्कुल सही है। अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणा विशेषता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अभिवृत्ति अंतर्जात होती है, ये गलत, अंतर्जात नहीं होती है। अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक घटक होते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डीएटी में निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी उपमापनियां सम्मिलित है? आंतरिक क्षमता, अमूर्त तर्कना, भाषा उपयोग। चित्त निर्माण नहीं है। डीएटी में क्या नहीं है? चित्त निर्माण नहीं है। और अब जिसका आपको इंतजार था
राजस्थान जी के आ चुकी है। तो भौतिक आकृति बतानी है, वो स्थान बताना है। जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में, ये आप जानते हो। जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। लसड़िया का पत्थर कहाँ पर है? लसड़िया जयसमंद में। और रघुनाथगढ़ सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में। तो आपने इसको मिलाया है 3 4 1 2। तीसरा क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में किस जिले में अंकित किया गया था? वो किया गया था गंगानगर में। किसमें किया गया था? गंगानगर में। अब इसके बाद है वापस मिलाने वाला क्वेश्चन है, नदी बताना है और उद्गम स्थल बताना है। तो गगन नदी, जो गगन नदी है, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ, यानी कि 4 नंबर शिवालिक की पहाड़ियाँ। माही, माही मेहंदी झील से। कहाँ से निकली है? मेहंदी झील से। चंबल जनापाव की पहाड़ियाँ। और बनास खमनोर की पहाड़ियाँ। 4 3 1 2, 4 3 1 2। इसका आंसर होगा 4। कौन सा होगा? 4। यानी गंगा नदी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, माही में से मेहंदी, चंबल जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, और बनास खमनोर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान पाए जाते हैं? तो वह डूंगरपुर बांसवाड़ा। कहाँ पर पाया जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में शुष्क सागवान पाए जाते हैं। राजस्थान के कौन से जिलों में युग में वालरा कृषि की जाती है? वालरा आदिवासी क्षेत्र में की जाती है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश नस्ल नहीं है? जमुनापरी। कौन सी नहीं है? जमुनापरी गिर मेवाती थारपाकर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखता है? तो अच्छा प्रश्न 2011 किसने पूछ लिया है? तो कोटा और जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात कितना है? 892। कितना है? 892। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी ब्यावर अजमेर में। कहाँ पर की गई थी? ब्यावर अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 88, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? 1985। कब किया गया था? 1985 में। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम उपकरण प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर। इसको इसलिए ताम्र सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? भाई दुर्ग मिले हैं, अग्निवेदी मिला है, मृदबाण मिले हैं, क्या नहीं मिले? शैलचित्र। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित पुरातत्व विदों में से किसने बेराट का उत्खनन किया है? वियनमिश्र, कैनपुरी, सांकलिया। तो डी.आर. साहनी। किसने है? डी.आर. साहनी। एपिगोस्ट ने इसकी खोज की थी 1952 में, और साहनी ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? जो गुर्जर प्रतिहार शासक है मथन देव, ये कहाँ पर शासन करता था? राजौरगढ़। कहाँ करता था? ये राजौरगढ़ में। निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी सेकंड। कौन था? महमूद खिलजी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार रहे? बिहार। कहाँ के रहे? बिहार के। यानी कि 87 से 94 तक। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? किसने कहा था? अब्दुल कादिर बंदायूनी, है ना? अब्दुल कादिर बंदायूनी ने इसको कहा था गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। और अबुल फजल ने इसको कहा था खमनोर का युद्ध। किसका कहा था? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध। और कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली। क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली।
ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित चौहान शासकों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो चामुंडराज सबसे पहले ये बना था, फिर दुर्लभराज थर्ड, फिर विग्रहराज थर्ड, फिर पृथ्वीराज। बिल्कुल सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। क्वेश्चन नंबर 97। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन। ये आपको पता है। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोक का नवाब था? ये भी आपको पता है, वज्रदौला। नरेंद्र मंडल का प्रथम संचालन कौन था? जो नरेंद्र मंडल बनाया गया था वो था महाराजा गंगा सिंह। इनकी एक सेना भी थी ऊंट वाली, आपको पता होगा, रसेला। निम्नलिखित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? बिजोलिया वो था राव कृष्ण सिंह। कौन था? राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन आपको पता होगा 1895 में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, आजकल के जो पेपर आ रहे हैं काफ़ी लेवल का आ रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि आपके जो नोट्स बना रहे हो इनमें इन चीज़ों को इंक्लूड करो जो आपके नोट्स में नहीं है, और उससे आधार से तैयारी करो अगर आपको नौकरी लगना है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।